हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसडी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 10th नॉन हिंदी के बच्चों के लिए उनका मॉडल पेपर 2022। तो 2022 में जो मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर जो आया है मार्केट में, तो मैं उसका आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं या आ सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है वो आप लोग पूरा देखिएगा। एग्जाम्स में अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए नेट टू नेट स्टडी करने का टाइम है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 लेसन नॉन हिंदी के 5 लेसन जो कि हैं तू जिंदा है तो, ईदगाह, कर्मवीर, चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत और चैप्टर नंबर 5 हुंडरू का जलप्रपात, इन पांचों चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे बताने वाली हूँ जो कि मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर में दिए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में इसी में से आने के चांसेस बिल्कुल 99% होते हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बिल्कुल नेट टू नेट स्टडी का टाइम है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है चैप्टर आपकी जो बुक में तू जिंदा है से, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कौन से हैं। पहला है तू जिंदा है तो कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है। आंसर है मंजिल का। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है। जवाब है शंकर शैलेंद्र। 2018 में आया है और 2021 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या कर गुजरने की बात करते हैं। जवाब है ऑप्शन बी कष्ट और जुल्म। नेक्स्ट है तू जिंदा है तो कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। 2021 में आया है ये। जवाब है ऑप्शन ए कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगला सवाल है तू जिंदा हो तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। जवाब है कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। ऑप्शन सी गहरे जीवन के राग एवं उत्साह का। क्वेश्चन नंबर 7 है तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। आंसर है ऑप्शन बी आशावादी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन ए हौसला और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की। क्वेश्चन नंबर 9 है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। ऑप्शन सी स्वाभिमानी। सवाल नंबर 10 है कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। जवाब है ऑप्शन नंबर ए आजादी प्राप्ति के लिए। अगला सवाल है विनाश के बाद क्या होता है। आंसर है नव निर्माण होता है। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 12 है स्वराज्य का अर्थ है। ऑप्शन डी अपना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मृणाल। 2020 में देखिए ये क्वेश्चन आया है। तो ये था चैप्टर नंबर 1। अब आपको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला है प्रेमचंद लिखित कहानियों का नाम क्या है। आंसर है ईदगाह। कहानी का नाम क्या है जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसका आंसर है ईदगाह। क्वेश्चन नंबर 2 है हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा। ऑप्शन सी 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह या सब्जेक्टिव भी है, बहुत आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईदगाह। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, एकदम डीप स्टडी इस चैप्टर की कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने। जवाब है खंजरी। सवाल नंबर 4 है गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। ऑप्शन डी अपने अपने खिलौनों से खेला। क्वेश्चन नंबर 5 है हामिद की दादी का क्या नाम है। ये देखिए 2018 और 19 में है। इसके मोस्टली क्वेश्चन देखिए इसमें हर साल आते ही आते हैं। आंसर है अमीना। अगला सवाल है हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन डी क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ उसके जलता था। सवाल नंबर 7 है हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। आंसर है चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 9 है ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 ईदगाह कहानी वांछित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन ए मार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी अभाव एवं चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती हैं। अगला सवाल ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। आंसर है ऑप्शन सी पीपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद के पास कितने पैसे हैं? ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा रॉन्ग है, इसमें महमूद नहीं होगा, यहाँ पे हामिद होगा। हामिद के पास कितने पैसे हैं? तो इसका आंसर है 3, ऑप्शन सी 3, क्योंकि हामिद ही ऐसा था जिसके पास 3 पैसे थे, सबसे कम पैसे, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा हामिद। हामिद के पास कितने पैसे थे? आंसर है 3। नेक्स्ट है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? आंसर है सिपाही। अगला सवाल है, कैसा जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभावग्रस्त। अगला सवाल है, 15 पैसे हैं, 15 पैसे किसके पास थे? जवाब है मोहसिन के पास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, ये किसने कहा था? ये हामिद ने कहा था अपनी दादी से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? जवाब है 15। अगला सवाल, नूरी को किस खिलौने से प्रेम था? आंसर है ऑप्शन ए, वकील। सवाल नंबर 20 है, अमीना कौन थी? आंसर है ऑप्शन ए, हामिद की दादी। क्वेश्चन नंबर 21 है, रमजान कितने दिनों के बाद ईद आती है? रमजान की कितने दिनों के बाद आती है, या फिर ईदगाह पाठ में ईद कितने रोजों के बाद आई है? देखिए 19 में और 20 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसका सही जवाब है 30 दिन के बाद, 30 रोजों के बाद ईद आती है। तो देखिए इसमें अक्सर मतलब मोस्टली क्वेश्चन के आगे सन दिया हुआ है, यानी कि जो चैप्टर से सवाल आते ही आते हैं, तो इसको चैप्टर को जो है वो आप अच्छे से पढ़िएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है कर्मवीर। कर्मवीर से पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? आंसर है चांदनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं? तो आंसर है इसका लोहे का चना। अगला सवाल है, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन डी, खड़ी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? आंसर है कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। अगला सवाल, कर्मवीर की क्या पहचान है? ऑप्शन ए, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। अगला सवाल नंबर 6, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? आंसर है कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करती है? आंसर है ए, कर्म के प्रति। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ कौन सा है आपकी बुक में? आंसर है कर्मवीर। तो देखिए हर उसमें एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा पाठ किसने लिखा है, तो आपके जो बुक में जो इंडेक्स है पाठ सूची, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 नंबर से ऊपर ही क्वेश्चन उससे आते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए वो आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिए कि कौन सा पाठ जो है उसके लेखक कौन है। नेक्स्ट है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है? आंसर है कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, ये उक्ति किसकी, यानी कि ये किसने कहा है? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। 2018 में देखिए क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, कर्मवीर। नेक्स्ट है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की खाली जगह निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है? आंसर है ऑप्शन सी, सफलता। अगला सवाल है, जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? आंसर है कर्मवीर। अगला सवाल, काम को आरंभ करके जो नहीं छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? आंसर है कर्मवीर। अगला सवाल है, आज करना है उसे करते हैं आज ही, ये किस कविता की पंक्ति है? आंसर है कर्मवीर, ऑप्शन सी, कर्मवीर। सवाल नंबर 17 है, देखकर बाधा विविध विघ्न घबराते नहीं, ये पंक्ति किस पाठ से है, ये किस कविता से है? आंसर बी, कर्मवीर। तो ये था कर्मवीर पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, बाल गोविंद भगत। देखिए ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है इस चैप्टर से, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कबीर पंथी किसी कनपटी टोपी।
अगला सवाल है बाल गोविंद भगत ने पतोहू से किसके साथ भेज दिया, यानी कि पतू यानी कि अपनी बहू को, पतोहू जिस बहू को बोलते हैं, उन्होंने अपनी बहू को किसके साथ भेज दिया। आंसर है ऑप्शन ए भाई के साथ, पतोहू के भाई के साथ, उनकी बहू का जो भाई था उसके साथ वो अपनी बहू को भेज देते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 है बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने से के बदले क्या करने के लिए कहते हैं। ऑप्शन डी है आंसर उत्सव मनाने को। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। आंसर है ऑप्शन ए कबीरपंथी मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में 21 में आया है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। प्रभातियां किसे कहते हैं, जो सुबह के समय में वो जो भजन वगैरह गाते थे। आंसर है माघ। सवाल नंबर 6 है बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लिटा रखा था। आंसर है उसका ऑप्शन ए चटाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। आंसर कबीर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे की मृत्यु के दिन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी सुशील। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे। ऑप्शन सी। देखिए 18 में 21 में ये क्वेश्चन आया है। इस चैप्टर से भी देखिए ज्यादातर क्वेश्चन के आगे सन मेंशन है, यानी कि इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, एकदम डीप स्टडी कीजिएगा इस चैप्टर की भी। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। आंसर है ऑप्शन ए 1। अगला सवाल बाल गोविंद भगत का बेटा था। ऑप्शन बी सुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन ए। अगला सवाल बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है। आंसर है गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है। आंसर है रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे। आंसर है ऑप्शन सी साहब। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। आंसर है ऑप्शन सी 60 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे। ऑप्शन है कबीर के आदर्शों पर वो चलते थे, उनके आदर्शों के कारण वो उनको साहब मानते थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा कर बैठते थे। आंसर है ऑप्शन सी घर के आंगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई। आंसर है ऑप्शन सी अपनी पुतों से। नेक्स्ट है बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पुतों को कहाँ भेज दिए थे। आंसर है ऑप्शन ए मैके। अगला सवाल है ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 गोदी में प्यवा चमक उठे सखियां चेहू उठे ना गाते थे। ये किस पाठ की से लिया गया है, ये किसकी रचना है। आंसर है इसका बाल गोविंद भगत। अगला सवाल है पावस की फुहार पर किसके सितार बज उठते हैं। आंसर है योगी के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस से दूध लेना या काशीदारी करवाना किसने कहा। आंसर है मालिक ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। आंसर है डी काली कमली। अगला सवाल नंबर 26 सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है। जवाब है ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 गर्मियों में किसकी संध्या उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। जवाब है बाल गोविंद भगत की। तो ये था बाल गोविंद भगत के पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पार्ट का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है, यानी कि इनका कामता प्रसाद सिंह का कौन सा पाठ है जो आपके बुक में है। आंसर है हुंडरू का जलप्रपात। अगला सवाल है हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है। आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी लोगों की सादगी के प्रति। अगला सवाल है हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग मारता है। आंसर है ऑप्शन डी हरिण यानी कि हिरन।
अगला सवाल है, हुंडरू का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है? जवाब है सांप की तरह। और देखिए 18 में और 20 में क्वेश्चन आया, तो 22 में भी हो सकता है आ जाए। अगला सवाल है, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी 13 मील। अगला सवाल, हुंडरू का जलप्रपात गद की कौन सी विधा है? आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृतांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? आंसर है 243 फुट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर स्थित है? 18, 19, 20 3 साल में आया है ये क्वेश्चन, तो आंसर है 27 मील। अगला सवाल है, हुंडरू की शोभा कैसे बनी? हुंडरू की शोभा कैसे बना? आंसर है प्रकृति द्वारा, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही हुंडरू जो स्थान है वो इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है, वो प्रकृति की देन है। अगला सवाल है, जैसा हुंडरू का झरना है वैसा उसका मार्ग किसने कहा है? आंसर है ऑप्शन ए लेखक ने। अगला सवाल 12वां सवाल है, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आंसर है आदिवासी संस्कृति का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? ऑप्शन डी कामता प्रसाद सिंह काम। अगला सवाल, हुंडरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जिला बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ग का टुकड़ा। अगला सवाल है, स्वर्ण रेखा क्या है? क्या है? आंसर है इसका नदी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, इसका आंसर है ऑप्शन सी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। अगला सवाल है, अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? ऑप्शन ए हुंडरू का जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूमि एवं बालासोर जिले से होकर कहाँ गिरती है? आंसर है ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी ये पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। ये किस पाठ से संबंधित है, यानी कि ये पंक्ति किस पाठ में आई है? आंसर है हुंडरू का जलप्रपात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, ये पंक्ति किस पाठ की है? इसका आंसर है हुंडरू का जलप्रपात, ऑप्शन डी। तो ये था आपके 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से एकदम रट लीजिएगा, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये 5 चैप्टर का था। अब आगे के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है।